हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के छोटे बड़े गाउन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करीना नाम की एक औरत रहती थी। करीना की 2 बेटियां थी। एक का नाम महक और दूसरी का नाम खुशी था। उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। करीना और अंजलि दोनों के पति मिलकर शहर में एक बिजनेस करते थे। मुझे ये करीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं, तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे हिस्से हो जाएंगे। लेकिन मैं इसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर महक और खुशी खेल रही थी। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और दोनों लड़कियों को मारने लगता है। दोनों लड़कियाँ भी विवेक को बदले में मारने लग जाती हैं। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। विवेक की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में घर से बाहर आती है। अंजलि दोनों लड़कियों को चाटे मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओगी? आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटियां हैं। तभी वहाँ पर करीना आ जाती है। माँ देखो, बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। आपको इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ये तो बच्चे हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? दोनों मेरे बेटे को मिलकर मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। सारे दिन बस मेकअप ही लगाती रहती है। इतना कहकर गुस्से में अंजलि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को अंजलि का पति घर पर आता है। करीना उसे सारी बातें बताती है। अरे करीना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अंजलि से बात करता हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अंजलि, तुम्हें आज इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और तुम करीना से भी बहस करती हो। अरे आप तो चुप ही रहो। आप तो बिल्कुल करीना के चमचे ही हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अंजलि का पति गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जा यहाँ से, जाकर इसे ठीक करवा। गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस करीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। आज इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे करीना, चलो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना करीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम तो कभी भी मेरे साथ कहीं चलती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं।
उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। अंजलि करीना को काली पहाड़ियों पर ले जाती है। करीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि करीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही करीना को धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बाय बाय करीना, अब तू मेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएगी। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख, उन दोनों को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी, घर का सारा काम करवाऊंगी उनसे। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद घर में बच्चे आ जाते हैं। अरे बड़ी माँ, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मुझे क्या पता, तेरी माँ को क्या मैं जेब में रखकर घूमती हूँ? ढूंढ ले खुद, यही कहीं होंगी। दोनों बहनें सारे घर में अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें करीना कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। ये क्या रोना पीटना मचा रखा है तुमने? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। माँ कहाँ है बड़ी माँ? 2 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप झूठ बोल रही हो, आप बहुत गंदी हो बड़ी माँ। खुशी की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी की पिटाई करने लगती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से, घर के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी अब। लेकिन बड़ी माँ, हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लग जाती हैं। उसकी बड़ी माँ उन दोनों को बदले में बहुत मारती थी और स्कूल भी नहीं जाने देती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई अपने घर लौटते हैं। अरे देवर जी, कई दिनों से करीना का कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये नोट लिख कर गई थी वो। अंजलि का पति राहुल वो नोट पढ़ता है। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। करीना ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर करीना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये लेटर करीना ने ही लिखा है। हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर लौट जाता है। और अंजलि दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें रोते रोते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, कहाँ हो आप माँ? वापस आ जाओ माँ, हम नहीं रह सकते आपके बिना। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ बेटा। अपनी माँ को अपने सामने देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये देखो माँ, बड़ी माँ ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती हैं। मुझे सब पता है बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। करीना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए
दो छोटे और बड़े गाउन प्रकट करती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं। तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? करीना अपनी बेटियों को वो सारी बातें बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों लड़कियाँ जल्दी से वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर पहुंच जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा जी के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही उसकी बड़ी माँ उसकी माँ की मृत्यु की सारी बातें खुद ब खुद बताने लगती हैं और ये सारी बातें राहुल और रोहित सुन लेते हैं। तभी वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और पुलिस अंजलि को अपने साथ जेल ले जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने परिवार और जादुई गाउन के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी थी। सोलापुर गांव में सोनिया अपनी सौतेली माँ रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी। वो सोनिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती थी और रात को उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाने को दे देती थी। इसी तरह दुखों से भरी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक दिन सोनिया की सहेली श्वेता की शादी थी, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है। जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने कपड़े हैं। कृपया मुझे श्वेता की शादी में पहनने के लिए एक सस्ता सा लहंगा दिला दीजिए ना माँ। क्या कहा तूने? तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तेरी इन फरमाइशों को पूरा करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का काम कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। सोनिया उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वो अपना एक पुराना फटा हुआ लहंगा किसी तरह से सिलकर उसे अच्छे से धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देती है, ताकि वो उसे पहनकर श्वेता की शादी में जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए बाहर लहंगा देखने जाती है तो वहाँ लहंगा नहीं होता है और वो निराश मन से अपने उसी मैले कुचले कपड़े में श्वेता की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग सोनिया को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सोनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। भगवान जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाबा को वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराने के बावजूद भी वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर मुझे बहुत मारती है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं भगवान जी? ये कहकर सोनिया रो रही थी। तभी उधर से राशि परी गुजर रही थी। राशि परी को सोनिया पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोनिया रोते नहीं, मैं राशि परी हूँ
और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई सोने का गाउन है और ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सोनिया खुशी खुशी परी का जादुई सोने का गाउन लेकर परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस सोने के गाउन को छुपा कर रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है। अरे करमजली, कहाँ थी इतने देर से? तुझे दिखाई नहीं देता? घर में इतना काम पड़ा है और महारानी घर से गायब है। माँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि आज मेरी सहेली की शादी थी, तो उसी में थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ो माँ, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ माँ। और फिर सोनिया रोते हुए खाना बनाने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही गर्मा गर्म खाना बना हुआ रखा था। ये देखकर सोनिया दंग रह गई। अरे खाना पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई सोने का गाउन प्रकट होता है। ये चमत्कार तो मैंने किया है सोनिया। अब जाओ, यही खाना अपनी माँ को खिलाओ और फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया प्लेट में खाना परोसकर अपनी माँ को खाना देने गई। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई, क्या बात है? किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसीलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया है। चल, खाना यहाँ पर रख दे और निकल जा यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। सोनिया वहाँ से चली जाती है और रीमा खाना खाने लगती है। रीमा के खाना खाने के कुछ देर बाद रीमा के पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। हाय, मैं मर गई, हाय मेरा पेट, सत्यानाश उस करमजली का, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी रात रीमा का बाथरूम में उल्टी करते हुए बीतता है। फिर अगले दिन, अरे ओ करमजली, कहाँ है? इधर आ, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? सच सच बता, कल मेरे खाने में क्या मिला कर दिया था? कल पूरी रात में उल्टी से परेशान रही। माँ, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी अचानक वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे, ये डंडा अचानक माला में कैसे बदल गया? लगता है ये मनहूस कोई जादू टोना सीख कर आई है। मुझे अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर रीमा वहाँ से डरकर भाग जाती है। अपनी सौतेली माँ को डरकर भागते हुए सोनिया समझ जाती है कि हो न हो ये सब सोने के गाउन की वजह से ही हो रहा है। सोनिया अपने जादुई गाउन का धन्यवाद करते हुए बोली, हे जादुई गाउन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो सोनिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोनिया, तुमने मुझसे अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बताओ सोनिया, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे मेरे पसंद का खाना दे सकते हो? बस इतनी सी बात। सोनिया के इतना कहते ही सोने का गाउन सोनिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दे देता है और उसके बाद सोनिया के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने भी प्रकट करता है। अपने लिए इतने सारे नए नए कपड़े और खाना देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है
और उन कपड़ों को छुपाकर अलमारी में रख देती है और फिर भरपेट अपना मनपसंद खाना खाती है। अगले दिन सोनिया खुशी खुशी नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने जादुई गाउन की मदद से जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जब रीमा ने सोनिया को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन बोली, ये मनहूस आजकल इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है और उसके पास ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो छुपकर उस जादुई सोने के गाउन के बारे में पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के गाउन की वजह से हो रहा है। फिर तो ये जादुई सोने का गाउन मेरे पास होना चाहिए। रात को सोनिया के सो जाने के बाद रीमा चुपके से सोनिया के कमरे में जाकर उस जादुई गाउन को चुराकर अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई सोने के गाउन, चल मुझे भी खूब सारे पैसे और सोने चांदी दे। तभी गाउन में से सोने चांदी की जगह आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर रीमा अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन आग उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग के गोले मुझे मार डालेंगे। अरे रुक जाओ, कोई तो रोको इस आग को। लेकिन तब तक आग की लपेट रीमा के कपड़ों में लग जाती है और रीमा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था और वो उसी नदी में डूबकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने जादुई सोने के गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ गौरी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। सुनो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर में एक बड़े अस्पताल में दिखाता हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी जी। मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रिया मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। रिया के पिता प्रीतम अपनी पत्नी गौरी को शहर में एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ उनका चेकअप करते हैं। सुनिए मिस्टर, हमने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट से तय किया है कि उन्हें ब्लड कैंसर हो चुका है। उनको बचाना बहुत मुश्किल है। उनके पास जितने भी दिन बचे हैं उन्हें हंसी खुशी जीने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। सुनिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप अपनी पत्नी को किसी भी अस्पताल में ले जाइए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाएंगी। भलाई इसी में है कि इन्हें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीने दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं मेरी? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने दीजिए। मुझे घर ले चलिए जी। उसके बाद प्रीतम अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। कुछ दिनों बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है। रिया और उसके पिता दोनों उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब प्रीतम अपना काम छोड़कर अपनी बेटी की परवरिश में लग जाता है। एक दिन उसी कंपनी का मैनेजर प्रीतम के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको तो पता है ना, आजकल आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। आप अभी के अभी मेरे साथ शहर चलिए
और अपनी कंपनी पर ध्यान दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कंपनी में किस लिए रखा है? आप कंपनी खुद चलाइए, उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शहर नहीं जा पाऊंगा। घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सर, आपके बिना हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी देख सकता हूँ, लेकिन जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी कैसे चलेगी सर? ये सारी बातें रिया सुन लेती है और कहती है, पिताजी, अंकल बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी पिताजी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा बेटी। सर, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? जी मैनेजर, कहिए। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और गुड़िया रानी को उनकी माँ भी मिल जाएंगी। मेरी नजर में एक लड़की है, आप कहे तो मैं उनसे बात करूं। मैनेजर की ये बात सुनकर प्रीतम खुश हो जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। अगर इसकी माँ आ जाएंगी तो मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों बाद प्रीतम की शादी रानी नाम की एक औरत से हो जाती है। उसका पहले से ही एक बेटा था। वो शुरू में रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही प्रीतम अपने काम के लिए शहर जाता है, वो रिया के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। सुन लड़की, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अब चुपचाप ये राजकुमारियों वाले कपड़े बदल और नौकरानियों वाले पुराने कपड़े पहन और अपने घर के काम में लग जा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तेरी माँ मर चुकी है। मैं बस अपने बेटे बिट्टू की माँ हूँ। मैंने तेरे बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, समझ आई तेरे? झाड़ू उठा और सफाई में लग जा, नहीं तो तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। रिया बेचारी घर के काम में लग जाती है। दोनों माँ और बेटा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बात बात पर उसकी खूब पिटाई करते थे। माँ, आज मेरा ताजे ताजे फल खाने का मन हो रहा है। आप मेरे लिए ताजे ताजे फल ले आइए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुन कल मोही, बाजार जाकर मेरे राजकुमार बेटे के लिए ताजे ताजे फल लेकर आ। अरे माँ, पास वाले जंगल में बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगे हुए हैं। आप इसे बाजार क्यों भेज रही हो? इस चुड़ैल को जंगल भेजो और इससे कहो फ्री में लेकर आएगी। हाय राम, कितना समझदार है तू। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। सुन मनहूस, टोकरी उठा जल्दी और जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर ला। लेकिन माँ, थोड़ी देर में रात होने वाली है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मैं कल सुबह होते ही ले आऊंगी माँ। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, तुझे आदेश दिया है। मेरे प्यारे बेटे को फल खाने का मन है, इसीलिए अभी के अभी फल लेकर आ, नहीं तो घर में वापस मत आना। निकल यहाँ से। रिया की सौतेली माँ धक्के मारकर उसे घर से बाहर कर देती है। रिया बेचारी जंगल में फल तोड़ने के लिए चली जाती है। जंगल पहुँचते ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लग जाता है और जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। ये देखकर रिया डर जाती है। मेरी सौतेली माँ तो बहुत दुष्ट और पत्थर दिल की औरत है। मुझे यहाँ पर उन्होंने मरने के लिए भेज दिया है। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे देख रही हैं, मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। इसे देखकर रिया डर जाती है। हाँ, शेर, हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर उसकी माँ प्रकट होती है।
और वो अपने जादू से शेर को वहाँ से भगा देती है। माँ, आप कहाँ चली गई हो माँ? देखो न माँ, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। घर पर सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती माँ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। पिताजी भी मुझे छोड़कर शहर चले जाते हैं माँ। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं सब कुछ देख रही हूँ, तभी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। उसके बाद उसकी माँ एक जादुई गाउन प्रकट करती है और कहती है, बेटा ये एक जादुई गाउन है, ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करेगा और तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बेटे को सबक जरूर सिखाएगा। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ बेटी। उसके बाद रिया वो जादुई गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। काम चोर मनहूस, इतना समय कहाँ लगा दिया तूने? मेरा लाडला बेटा कब से फलों का इंतजार कर रहा है। और महारानी इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लाई तू? जल्दी से निकाल और मुझे ला कर दे ये कपड़े। अगर आपके बेटे को फल चाहिए तो इसे बोलिए कि मैं इसकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। और रही बात इस गाउन की, तो ये कपड़े आपको कभी नहीं मिलेंगे। देखो तो माँ कैसे जुबान चला रही है, इसको खूब पीटो तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। उसके बाद रिया की सौतेली माँ उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी हे जादुई गाउन, मेरी रक्षा करो और इन्हें सबक सिखाओ। तभी जादुई गाउन से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और दोनों माँ बेटे को उल्टा लटका देती है। अरे चुड़ैल, क्या मंत्र फूंक कर आई है? एक बार नीचे उतार मुझे, फिर देख मैं तेरी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। आने दे तेरे बाप को, तुझे धक्के मार कर घर से बाहर करवा दूंगी। तभी वहाँ पर उसके पिता प्रीतम आ जाते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं। देखिए पिताजी, आपके जाने के बाद ये दोनों मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस दुष्ट औरत से शादी की। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। दुष्ट औरत, अपने बेटे को लेकर यहाँ से दफा हो जा और कल तुझे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रीतम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर कर देता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगता है।